अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है और नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किन चीज़ों को सिलेक्ट करती है। ठीक है, कल हमने एवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑर्गेनिज़म्स की करैक्टरिस्टिक्स में ओवरऑल, यानी कि जो स्पीशीज़ है, जो पॉपुलेशन है, उसमें चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ। अब वो टाइम जब गुजरता जाएगा तो उसमें नेचर किन चीज़ों को, किन यानी कि करैक्टरिस्टिक्स की बिना पे सिलेक्ट करेगी ऑर्गेनिज़म्स को या एक स्पीशीज़ को, आज हमने वो देखना है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सिलेक्शन जो करेगी। Almost every population contains several variations for the characteristics of its member, यानी कि हम जानते हैं कि तमाम पॉपुलेशन जो हैं उनके अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं जो कि उनकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर मौजूद हैं। इन अदर वर्ड्स देयर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन ऑल पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि वो मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकती हैं और फिजियोलॉजिकली भी वेरिएशंस हो सकती हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच द बेटर जेनेटिक वेरिएशन बिकम मोर कॉमन इन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ अ पॉपुलेशन। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेहतर जेनेटिक वेरिएशंस को जो होती हैं वो मोर कॉमन हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जो रिसेसिव जनरेशंस होती हैं, यानी कि जो बेटर जीन्स हैं, बेटर वेरिएशंस हैं, वो डोमिनेंट हो जाएंगी किनके ऊपर, जो यानी कि उनके मुकाबले में कम पावरफुल हैं। द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ द एवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन का वो यही है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एवोल्यूशनरी तौर पर फिट होना चाहिए। फिटनेस मीन्स एन ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अब फिटनेस का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के पास वो खसूसियत मौजूद हों कि वो माहौल को मुताबिक एडजस्ट हो सके, अपनी बॉडी को और अपने आप को माहौल में ज़िंदा रख सके, एंड रिप्रोड्यूस, और अपनी नस्ल को भी बढ़ा सके। Organisms produce more offspring than can survive and these offspring vary in fitness। अब वो organisms जो कि ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं सर्वाइव रेट से ज़्यादा, तो वो क्या होते हैं, वेरी इन फिटनेस, तो उनके अंदर जो फिटनेस है वो वेरी करती है। ठीक हो गया। These conditions produce struggle for survival among the organism of population। अब ये जो conditions हैं ये organism के दरमियान स्ट्रगल, यानी कि organism के दरमियान एक कंपटीशन पैदा कर देती हैं कि जो स्पीशीज़ सर्वाइव करना चाह रही हैं वो रिप्रोड्यूस करें, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करें और उनमें बेटर जीन्स हों ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में सर्वाइव कर सकें। द ऑर्गेनिजम्स विद फेवरेबल वेरिएशंस आर एबल टू रिप्रोड्यूस। अब जिनके पास फेवरेबल वेरिएशंस, माहौल के मुताबिक जीन्स और करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, वही नेक्स्ट रिप्रोड्यूस करने की खसूसियत रखते हैं एंड पास दीज वेरिएशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन, और वही जो वो हैं वेरिएशंस अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास करते रहते हैं। On the other hand, the rate of transmission of unfavorable to next generation is low, यानी कि जो इसके बरक्स, यानी कि हम दूसरी साइड पे देखते हैं ट्रांसमिशन जो अनफेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में लो यानी कि ट्रांसमिट होती हैं। लो से मुराद ये है कि नेक्स्ट जनरेशन में जब वो जीन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे। वी कैन से दैट द फेवरेबल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड फॉर देयर ट्रांसमिशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। हम ये कह सकते हैं कि जो फेवरेबल वेरिएशंस हैं वो सेलेक्ट होती हैं ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट की जा सकें, वाइल द अनफेवरेबल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड अगेंस्ट देयर ट्रांसमिशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जो अनफेवरेबल हैं वो सेलेक्टेड अगेंस्ट, उनके मुखालिफ सेलेक्ट होती हैं ताकि वो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएं। अब देखें, जाहिर सी बात है जो फेवरेबल हैं उनको नेक्स्ट इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो रही हैं उनको वहाँ पे एक फेवरेबल माहौल मिलेगा तो वो ग्रो कर जाएंगी। जो अनफेवरेबल हैं उनको वो माहौल नहीं मिलेगा, वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। इन द एग्जाम्पल मैंशन नेक्स्ट वी कैन सी अ माउस पॉपुलेशन विद वेरिएशंस इन स्किन कलर, यानी कि एग्जाम्पल में हमने माउस को देखना है जिनकी स्किन कलर की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। Cat preys upon light and medium color mouse. In first generation, light colored mouse is preyed upon by cat। यानी कि जो ये कैट है ये माउस को खा रही है, वो यानी कि जो मीडियम और जो लाइट कलर के हैं, स्किन कलर के जो माउस हैं उनके ऊपर उनको वो खाती जा रही है, लेकिन जो दूसरे हैं वो उनको नहीं खा रही। देखें इसमें डायग्राम में शो हो रहा है, ये था, इसकी नेक्स्ट जनरेशन ये बनी, तो
ये ज़्यादा लाइट कलर का था तो इसको कैट ने खा लिया, ये नेक्स्ट अब ट्रांसफ़र नहीं होगा, आगे ख़त्म होगी इसकी यहाँ पे, यानी कि जो जनरेशन थी। अब ये थोड़ा सा कलर इसका मीडियम था तो वो आगे मीडियम में, देन जब वेरिएशन चेंजेस आई तो वो दोनों लाइट बन गए, उनको भी उसने खा लिया। तो ये जो था डार्क स्किन कलर वाला वो नेक्स्ट सर्वाइव करते गए। वो सर्वाइव क्यों करते गए? एक तो इनके पास बेटर जनरेशन थी जीन्स की ताकि वो नेक्स्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, और दूसरा जो कैट थी वो डार्क कलर वाले को वैसे ही खा नहीं रही थी। Only medium and dark colored mouse can make their next generation. In next generation population again contain light, medium and dark colored mouse. ठीक हो गया। Cat preys upon the light and medium color mouse. जो cat है वो light और medium color mouse को खा रही है। No, only the dark colored mouse make new generation. जो dark color mouse है वो नई जनरेशन आगे नेक्स्ट बनाते जा रहे हैं। If this happen in many generation, अगर ये काफ़ी जनरेशन तक होता रहता है, we will see only the dark colored favorable variation mouse in the population। तो हम ये देख सकेंगे, यहाँ पे इनके डायग्राम में हम देख भी सकते हैं कि जो डार्क कलर वाले हैं उनके पास फेवरेबल वेरिएशंस मौजूद हैं, उनका जो स्किन कलर है जो उनको बचा रहा है प्रीडेटर से, तो वो नेक्स्ट पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र करता जा रहे हैं। As the results of natural selection, the allele that gives more fitness of characteristics favorable variation than other alleles become more common within population। यानी कि जो allele फिटनेस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, कंट्रोल करती है, वो कॉमन हो जाती है पॉपुलेशन के अंदर। सो द इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशंस बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वाइल द इंडिविजुअल विद हार्मफुल और अनफेवरेबल वेरिएशंस बिकम रेयर। जिन लोगों के पास फिटेस्ट जीन्स और अलील्स मौजूद होते हैं फेवरेबल कंडीशन वाले, वो नेक्स्ट जनरेशन में मेजर पार्ट बन जाते हैं, और जिनके पास हार्मफुल और यानी कि फेवरेबल वेरिएशंस मौजूद नहीं होती, अनफेवरेबल वेरिएशंस होती हैं, वो बिकम रेयर, वो कम से कम रहते जाते हैं और एट द एंड वो ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल दी गई है, इन इंग्लैंड द मॉथ्स हैज़ 2 वेरिएशन। ये यानी कि हमें यहाँ पे एग्जांपल दी गई है मॉथ्स की, ये देखें ये वाली, ठीक है। ये भी सेम एग्जांपल उसी तरह से ही है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। आप इन दोनों में से कोई से एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे। The moths had 2 variations, dark and white color moths. The moths used to rest on the light colored tree trunks on which white lichens had grown। यानी कि ये मोस्टली वहाँ पे रहते हैं, यानी कि जो ट्री ट्रंक्स यानी कि जो दरख्तों की शाखें होती हैं जिनके ऊपर लाइकन्स वगैरह ग्रो होते हैं, ठीक हो गया। इन द 19th सेंचुरी व्हेन इंडस्ट्रीज़ वर इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड, यानी कि 19th सेंचुरी में जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, द लाइकन्स ऑन ट्री ट्रंक्स डाइड। तो जो लाइकन्स थे वो दरख्तों के ऊपर से वो ख़त्म होना शुरू हो गए ड्यू टू पोल्यूटेड एयर, गंदी हवा की वजह से। एंड द नेक्ड ट्री ट्रंक्स टर्न्ड डार्क, और जो ट्री की यानी कि शाखें थी वो ब्लैक होना शुरू हो गई। नो द वाइट मोथ वेरिएशन बिकम हार्मफुल बिकॉज अ वाइट मोथ रेस्टिंग ऑन अ डार्क ट्री ट्रंक वाज इजीली विजिबल टू द प्रीडेटरी बर्ड्स। तो अब जो वाइट कलर वाले मोथ्स थी वो प्रीडेटरी बर्ड्स यानी कि जो शिकारी परिंदे थे उनको वो वाजिया नज़र आना शुरू हो गई, इसलिए जो बर्ड्स थे, परिंदे थे, उन्होंने वाइट वाली मोथ्स को खाना शुरू कर दिया। द नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्टेड डार्क मोथ्स टू रिप्रोड्यूस। अब नेचर ने डार्क मोथ्स को क्यों प्रोड्यूस किया? क्यों? क्योंकि देखें इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ चुकी थी, जो दरख्त की शाखें थी वो डार्क हो चुकी थी और वो मोथ्स का कलर भी डार्क था, इसलिए वो प्रीडेटरी बर्ड्स की नज़रों से ओझल रहीं। In this way, dark colored moths become more common and at least the white moths disappeared from population। इस तरह क्या हुआ कि जो डार्क कलर मोथ थी वो मोर कॉमन होगी, ज़्यादा होती गई, और जो वाइट मोथ्स थी वो डिसअपेयर्ड, ख़त्म होती गई पॉपुलेशन से। क्यों? क्योंकि उनको जो प्रीडेटरी बर्ड्स थे, परिंदे जो थे शिकारी, वो उनको खाते गए। इन दिस केस द डार्क कलर्ड वेरिएशन इन मोथ्स में बी कंसिडर्ड एंड अडेप्टेड टू इन्वायरमेंट। इस केस में ये कहा गया कि जो डार्क कलर्ड मोथ थे वो इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्टेड हो गए या इन्वायरमेंट के मुताबिक वो फिट थे, इसलिए वो बच गए। ये देखें ये डायग्राम बनी हुई है बेटा, इसको आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखें जैसे हमने नेचुरल सिलेक्शन ये टॉपिक पढ़ा जिसमें नेचर सेलेक्ट कर रही है, ठीक है, हमारा ये जो टॉपिक था नेचुरल सिलेक्शन का, नेचर ने सिलेक्ट किया। इसका ये एक साइड बॉक्स रह गया, ये देख लेते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन फेस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड दे हैव टू अडॉप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस। यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशंस को
माहौल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दे हैव टू अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस। इसलिए लाजमी है कि उन्होंने नेक्स्ट सर्वाइव करना है तो उनको अपने आप को जो माहौल के मुताबिक ढालना आना चाहिए। जैसे हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा, इसी तरह से ये हमारे पास है नेक्स्ट वाला आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसको आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि देखें, अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हैन की, मुर्गियों की है, ठीक है। तो जो मुर्गियां हैं आमतौर पर अगर आप कभी पोल्ट्री फार्म में जाके देखें तो वहाँ पे आप जब उनसे पूछेंगे तो वो हमें क्लियरली बता देंगे कि एक साइड पे जो मुर्गियां हैं वो ज़्यादा अंडे देती हैं और जो दूसरी साइड पे जो मुर्गियां हैं वो ज़्यादा मीट गोश्त को बनाती हैं, यानी कि वो ज़्यादा गोश्त प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह से ही जैसे आगे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमें और दी गई है, चीज़ों की हम सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि ये हमें कैबिज की एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ठीक है। और ये इसकी यानी कि मुख्तलिफ प्लांट्स को और मुख्तलिफ वेजिटेबल्स को जो कि इन्वायरमेंट के मुताबिक बेटर सर्वाइव कर सकती हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं आर्टिफिशली, वो होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। देखें, द टर्म आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाज एक्सप्रेस्ड बाय द प्रेसिस्ट साइंटिस्ट अबू रेहान बैरूनी इन द 11th सेंचुरी, यानी कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन को इस साइंटिस्ट ने 11th सेंचुरी में एक्सप्लेन किया। चार्ल्स डार्विन आल्सो यूज दिस टर्म इन हिज बुक ऑन नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन ने यही टर्म अपनी नेचुरल सिलेक्शन की बुक में भी इस्तेमाल की थी। ही नोटेड दैट मैनी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैड स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट वर डिवेल्प्ड बाय डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसने ये नोट किया कि जो लोग घरों में जानवर रखते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। Intentional breeding among individuals with desirable characteristics and discouraging the breeding of individuals with less desirable characteristics। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में या हमारे यानी कि जो लोग हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स की क्रॉस ब्रीडिंग करवा लेते हैं। जैसे कि अब हमने 9th में एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जब डंकी और हॉर्स का यानी कि आपस में मेल करवाया जाता है तो उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है म्यूल बनता है, ठीक है। उसी तरह से यानी कि ऑर्गेनिजम्स की जो करैक्टरिस्टिक्स डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स जैसी वो चाह रहे होते हैं उनमें वो प्रोड्यूस हो जाती हैं और जो लेस डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको वो एलिमिनेट भी कर देते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शंस और सिलेक्टिव ब्रीडिंग मीन्स इंटेंशनल ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर सर्टेन ट्रेड्स और कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है कि ऐसी यानी कि ब्रीडिंग है जिसमें इंडिविजुअल के दरमियान में ट्रेड्स को और उसका जो ट्रेड्स हैं उनको हासिल करने के लिए या मुख्तलिफ ट्रेड्स को कंबाइन करने के लिए जो ब्रीडिंग करवाई जाती है या जो सिलेक्शन करते हैं उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है वो यानी कि पुराने ज़माने से ही एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल की हो रही हैं और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल हो रही हैं। एनिमल्स और प्लांट्स हैविंग डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। जिनके अंदर यानी अच्छी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं उनको ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इन दिस वे मैनी न्यू जनरेशन विद डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स आर प्रोड्यूस। तो जैसे ही हमें यानी कि डिज़ायरेबल हमारी ख्वाहिश के मुताबिक करैक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स को, उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स को नेक्स्ट ब्रीड करवा लेते हैं और हमें ज़्यादा यानी कि मिकदार में वो प्लांट्स और एनिमल्स मिल जाते हैं। इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द ब्रीड एनिमल्स आर नोन एज ब्रीड्स वाइल ब्रीड प्लांट्स आर नोन एज वैराइटीज़ और कल्टीवर्स। यानी कि ब्रीड एनिमल्स और ब्रीड प्लांट्स की डेफिनेशन आ सकती है तो हम ये लिख देंगे न्यूमरस ब्रीड्स ऑफ शीप, गोट, कौ, हैन एटसेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शंस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वूल, मीट, मिल्क, एग्स एटसेट्रा। यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो भेड़ें हैं, बकरियां हैं या जो गायें हैं, मुर्गियां वगैरह हैं, इनको आर्टिफिशियली सिलेक्शन के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो गोश्त, खाल और दूध और अंडों की जो मिकदार है वो उनको पूरा किया जा सके। Similarly, many plant varieties, cultivars have been produced for better quantity and quality of cereals, fruits and vegetables। इसी तरह से ही जो better quality के plants हैं उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि वो हमें अच्छे फ्रूट्स दे सकें, अच्छा हमें अनाज मिल सके और अच्छी सब्जियां मिल सकें।
In artificial selections, human favor specific variation while for selection, while in natural selection the environment selects or rejects variations. अब देखें ये एक डेढ़ लाइन के अंदर ही हमारे दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन जो हैं वो लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में नेचर जो इन्वायरमेंट है वो सिलेक्ट कर रहा होता है। जी बेटा, ये चैप्टर हमारा यहीं तक का था। इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ रह गए हैं, उनको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा, एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखें, एन ऑर्गेनिजम्स एक्सप्रेस्ड फिजिकल ट्रेड्स सच एज सीड कलर और पॉड शेप इज कॉल्ड इट्स। अब देखें वो फिजिकल ट्रेड्स को शो कर रहा है, तो हमने पढ़ा था कि फॉर्म ऑफ फिजिकल अपीयरेंस यानी कि जो हो गए जीन्स की जो ट्रेड्स की, तो उसको हम फिनोटाइप्स में स्टडी करते हैं। इसका ऑप्शन हमारे पास बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ टू डिफरेंट एलील फॉर द सिंगल ट्रेट, इट्स जीनोटाइप इज सेड टू बी, यानी कि दो डिफरेंट एलील्स हैं तो वो हेटेरोजाइगस, इसका भी हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज देखें, इन द क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन अ ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉड प्लांट एंड अ ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पॉड प्लांट्स, यानी कि हमने क्रॉस करवाना है ट्रू ब्रीडिंग येलो प्लांट्स में और ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन प्लांट्स में, वेयर ग्रीन पॉड कलर इज डोमिनेंट, जिसमें ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट होगा। द रिजल्ट्स ऑफ स्प्रिंग F1 जनरेशन में क्या होगा, जब ग्रीन जो है वो डोमिनेंट होगा तो F1 जनरेशन में हमारे पास डी ऑप्शन, तमाम के तमाम ग्रीन प्लांट्स नेक्स्ट जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज देखें, हाउ मैनी जेनेटिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीनोगैमेट्स एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी कैन प्रोड्यूस। अब देखें ये दोनों सेम टाइप के हैं, एक गैमेट इससे बन जाएगा, एक गैमेट इससे बन जाएगा, तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। दो हम यानी कि पॉसिबल जो हैं वो गैमेट्स इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीन्स इज फॉल्स, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जीन्स के मुताबिक वो गलत है। ईच सेल कंटेन अ सिंगल कॉपी ऑफ एवरी जीन, तो इसका हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 देखते हैं, मेंडल्स प्राइमरी कंट्रीब्यूशंस टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस वाज, तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल ने प्राइमरी कंट्रीब्यूशन क्या किया था इनहेरिटेंस के अंदर कि उसने पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, इसका हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 7 देखें, अ पर्पल फ्लावर्ड पी प्लांट हैज टू फिनोटाइप कैपिटल P विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस प्लांट इज फॉल्स, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो सकती है। इट्स फिनोटाइप विल बी वाइट फ्लावर, अब देखें यानी कि वो प्लांट का जो पर्पल कलर है, तो इसका हमारे पास ये जो है, क्योंकि हमने किसी के साथ क्रॉस तो करवाया नहीं है, इसलिए इसका ए आंसर आ जाएगा, इट्स फिनोटाइप विल बी वाइट फ्लावर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज 8 देखें, चार्ल्स डार्विन प्रपोज दैट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मैनी मोर ऑफ स्प्रिंग देन कैन पॉसिबल सर्वाइव ऑन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑफ स्प्रिंग दैट आर मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव आर दोज दैट, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने यह कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं लिमिटेड अमाउंट से, जो कि रिसोर्सेज के मुताबिक नहीं होती, उनसे ज़्यादा हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन के मुताबिक वो कौन सी ऑफ स्प्रिंग हैं जो कि नेक्स्ट में सर्वाइव कर सकती हैं जनरेशन में, तो हमारा इस पास डी ऑप्शन आ जाएगा, आर बेस्ट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट के मुताबिक बेस्ट अडेप्टेड होंगी, बेटर जीन्स होंगे, वो ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे और वही नेक्स्ट यानी कि पॉपुलेशन जो है वो नेक्स्ट आगे सर्वाइव कर सकेगी। जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। आपने एमसीक्यूज़ को भी अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।